नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। लैब असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज के अंदर और ये क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तरी बहुत शानदार मैं आपके सामने अपडेट कर रहा हूँ और लगातार इन क्लासों से आप लोग जुड़े रहिए। बहुत ही शानदार आपको इसके माध्यम से बेनिफिट होने वाला है। ओके, तो लीजिए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, परमाणु की किस कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? बहुत अच्छे से जानते हो, कोई भी एटम और उस एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस के पास में नंबर ऑफ अपन इलेक्ट्रॉन्स जब देखते हैं तो कोई भी एटम हो, उस एटम के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई भी न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के पास में पहला शेल होता है दैट इज के, उसके बाद में एल, एम, एन, अलग अलग शेल होते हैं। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, M will be contain 18 electron and N that is contain 32 electron. Okay, then question पूछा है कि 18 इलेक्ट्रॉन किस में रह सकते हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन M कोश कक्षा हो जाएगी, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड दे रखा है कि कौन सा कक्षक संभव नहीं होगा। अब देखिए कक्षक संभव होगा कि नहीं होगा, इसको n-1 से अपन नोट करते हैं कक्षक के लिए, और कक्षक जब भी नोट किया जाता तो कक्षक को अपन n-1 से नोट करते हैं। n-1 नंबर ऑफ कक्षक होते हैं और कक्षक जिसको अपन ऑर्बिटल्स कहते हैं और इस ऑर्बिटल्स को n-1 से डिनोट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट के अंदर लिखा हुआ है 2p, तो 2p में कोई प्रॉब्लम है, क्रिएट हो भी सकता है। सेकंड है 3d, 3 के अंदर d पॉसिबल होता है। 3f ये पॉसिबल नहीं हो सकता, कारण क्योंकि 3 के बाद में f और f के अंदर देखा जाए तो 3 में तो f पॉसिबल नहीं है, 4 के अंदर f पॉसिबल हो सकता है क्योंकि पहले कोश में एक ही कक्षक होता है, दूसरे में s और p होता है। d के अंदर 3 के अंदर तो s p d तीनों पॉसिबल होते हैं, लेकिन उसमें कभी भी f पॉसिबल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। 4s ये पॉसिबल होता है। अगेन क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा? देखिए एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो क्लोरीन का होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, तो ऑप्शन में देख लीजिए क्लोरीन थर्ड ऑप्शन में है, वैसे ही राइट हो जाएगा। क्लोरीन, अगेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, ये इसका राइट सीक्वेंस रहता है। क्वेश्चन दे रखा है कि हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम में किसकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी, सबसे ज्यादा होगी? सेकंड हाईएस्ट में एक तो देखिए हीलियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करोगे तो 0 पे चला जाएगा। फिर पूछा ये लिथियम, और लिथियम के पास में टोटल 3 होती है और 2 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करने, तो लिथियम के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करोगे तो लिथियम ये पोजीशन में चला जाएगा भाई साहब। और लिथियम की पोजीशन देखोगे तो लिथियम पोजीशन के अंदर सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर लिथियम कन्वर्ट हो जाएगा हीलियम के अंदर। और हीलियम बहुत ही छोटा एटम है, और जो एटम जितना छोटा होगा उसमें जेड इफेक्ट की वैल्यू, प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही अधिक होगा, और जब एटम छोटा प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा तो उसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर लिथियम सही हो जाएगा, हीलियम पॉसिबल नहीं है। बेरिलियम साइज में काफी बड़ा होता है और बेरिलियम 4 नंबर पे आता है, लिथियम, बेरिलियम, और बेरिलियम को आप कंसिडर नहीं कर पाओगे। और मैग्नीशियम जब सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये नियॉन की पोजीशन पे चला जाएगा, लेकिन नियॉन की पोजीशन पे चला जाएगा तो ये इजीली लूज कर सकता है, लेकिन लिथियम लूज नहीं कर सकता। देन ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि पोटेशियम की तुलना में सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। विद्युत ऋणात्मकता का मीन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहा है कि पोटेशियम की तुलना में सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। एक तो पॉइंट ये कह रहा है सोडियम पोटेशियम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखा जाए तो जैसे जैसे अपन डाउन द ग्रुप जाते तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी है ना, ऊपर से नीचे जाती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कम है तो ये इसको कंसिडर कर सकते हैं। आयनन विभव अधिक होता है, एक तरफ है पोटेशियम, दूसरी तरफ है सोडियम, अब दोनों के अंदर आयनन विभव अधिक होता है। आयनन विभव किसी भी एटम
को अपन अगर गैसियस स्टेट में देखें, फ्री स्टेट में देखें, तो उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। और पोटेशियम की तुलना में सोडियम की आयनन ऊर्जा अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सोडियम छोटा है, पोटेशियम काफी बड़ा एलिमेंट है, तो सोडियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, ये सही है। परमाणु त्रिज्या अधिक होती है, नहीं, परमाणु त्रिज्या देखा जाए तो पोटेशियम की ज्यादा है और सोडियम की परमाणु त्रिज्या कम होती है। गलनांक कम होता है, गलनांक को आप कंडीशन कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि सोडियम पोटेशियम दोनों के अंदर रेस्पेक्ट में दोनों का लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्वे प्रोसेस द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं इसको, और इस सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा बेकिंग सोडे की जगह पे वॉशिंग सोडे का फॉर्मेशन किया जाता है। वॉशिंग सोडा फॉर्मूला Na2CO3.10H2 और इसको नाम देते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन ये सॉल्वे प्रोसेस के माध्यम से होता है। नेक्स्ट दे रखा है क्रिस्टल के अपर रूप आपको बताने हैं, कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप बताने हैं, और कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूपों में 3 अपर रूपों को एलोट्रोप्स को इंक्लूड किया जाता है। 3 एलोट्रोप्स जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। एक होता है डायमंड, डायमंड की बाद में सेकंड होता है ग्रेफाइट, डायमंड है, ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट के बाद में थर्ड होता है फुलरिन। तो ये तीनों को कंसीडर करते हैं। ग्रेफाइट और हीरा पॉसिबल है, हीरा, ग्रेफाइट, काजल, कोयला ये पॉसिबल नहीं होगा, चारकोल भी पॉसिबल नहीं होगा, कोयला पॉसिबल नहीं होगा, काजल पॉसिबल नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अच्छे से क्वेश्चनों के साथ में और जुड़े रहिए, कम टाइम के अंदर बहुत शानदार मैं आपको अपडेट कर पा रहा हूँ। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 16 नंबर पे आप जा रहे हो और ये सल्फर के लिए होता है, दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, दैट इज 3s2, 3p। अब देखिए 3p कंडीशन आ रही है और 3p कंडीशन में आप नोट करोगे 4, किस में हो रहा है? 3d, 3p, 3p, ये 3p, और ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, 3p 4 की कंडीशन है, कोई नहीं, ये हो भी नहीं सकता। नेक्स्ट है, सक्रिय द्रव्यमान निम्न की संख्या प्रदर्शित करता है। सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान मोल प्रति लीटर के अंदर है ना, एक्टिव मास जो होता है, एक्टिव मास किसी भी सब्सटेंस का एक्टिव मास, ये मोल पर लीटर के अंदर, मोल पर लीटर इनवर्स के अंदर, मोल लीटर इनवर्स में इसको कंसीडर किया जाता है। ग्राम या फिर अणु प्रति लीटर नहीं हो सकता, परमाणु प्रति लीटर नहीं हो सकता, ग्राम परमाणु प्रति लीटर इसको भी आप कंसीडर नहीं पाओगे, ग्राम मोल प्रति लीटर हो जाएगा। अभिक्रिया ए और बी साम्यावस्था में होती है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, ए और बी बिल्कुल एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन तब होती है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होगा, दोनों की जो वेलोसिटी है, वेग है, उसका बराबर हो जाता है, तो वेलोसिटी बी बराबर है। फर्स्ट कह रहा है कि बिल्कुल बी में बदल जाए, ये गलत हो जाएगा। ए का 50 बी में बदल जाए, नहीं, उसको इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे। बी का ए में 50% चेंज हो जाए, नो, दोनों के अंदर बदलने पर वेग बराबर हो जाता है, यस, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे राइट हो जाएगा, दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे इक्वल हो जाती है। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसके समानुपाती होती है? रिएक्शन की गति के बारे में पूछा है, तो पात्र के आयतन के समानुपाती होगी, या साम्य स्थिरांक के समानुपाती होगी, क्रिया कारकों की प्रकृति की होती, या फिर आणविक द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगी। तो क्रिया कारकों की आणविक द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। गुणात्मक विश्लेषण करते हैं, जब अपन एनालिसिस करते हैं, रेडिकल्स का एनालिसिस करते हैं, तो सेकंड ग्रुप के अंदर NH4OH मिलाने से पहले थोड़ा सा NH4Cl मिलाया जाता है, और ये इसलिए मिलाते हैं ताकि वहां पे OH माइनस आयनों का जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। अब देखो कौन सा ऑप्शन कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है OH का सांद्रण कम, सेकंड कह रहा है Cl का सांद्रण अधिक, गलत हो जाएगा। NH4 प्लस का सांद्रण कम, ये अगेन गलत हो जाएगा, और NH4 प्लस का सांद्रण अधिक, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, AgNO3 के विलयन में CHCl3 का आप श्वेत अक्षय देखने को नहीं मिलता है। AgNO3, ये AgNO3, और इस AgNO3 के साथ में आप डाल दो HNO3, है ना, HNO3, या इस AgNO3 के साथ में आप डाल दो कोई भी कंपोनेंट डाल दो, जैसे आपने डाल दिया यहाँ पे NaCl, और इस NaCl को डालोगे तो यहाँ से रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के अंदर
AgCl सेपरेट हो जाएगा और यहां से व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, प्लस यहां से NaNO3 सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट पीटर चिली सॉल्ट पीटर भी इसको कहते हैं, ये सेपरेट हो जाएगा और व्हाइट पीपीटी बनेगी। लेकिन क्लोरोफॉर्म CHCl3 ये फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का, और ये क्लोरोफॉर्म कभी भी व्हाइट पीपीटी नहीं देता है। उसका कारण क्लोरोफॉर्म का आयोनाइजेशन नहीं होगा। क्लोरोफॉर्म एक सहसंयोजक यौगिक है जो कभी भी क्लोरीन को मुक्त नहीं करेगा। तो फर्स्ट इसका दे रखा है, ऐसा क्यों नहीं होता? CHCl3 जल में अविलय है, क्लोराइड आयन नहीं देता। यस, क्लोराइड आयन नहीं देता है, सही है। सिल्वर नाइट्रेट में अविलय, गलत हो जाएगा। एक अकार्बनिक है, नहीं ये तो कार्बनिक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट। निम्न में से किसकी गलन ऊष्मा कम होती है? बात हो रही है गलन ऊष्मा मीन मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, और किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है? आणविक ठोस का। आणविक ठोस मीन मॉलिक्यूलर सॉलिड, और इस मॉलिक्यूलर सॉलिड से डायमंड का फॉर्मेशन होता है और गलन ऊष्मा कम होती है, ये तो गलत हो जाएगा। धात्विक ठोस की, आयनिक ठोस की या सहसंयोजक ठोस की? तो सहसंयोजक ठोस के अंदर डायमंड को कंसीडर करते हैं, जबकि आणविक ठोस होता है जिसके अंदर Cl2 है, H2 है, इनको कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ये जो सहसंयोजक ठोस होते हैं इसको 4 नंबर के अंदर आप डायमंड को कंसीडर करोगे या फिर ग्रेफाइट को इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टलीय पदार्थ किस प्रकृति के होते हैं? क्रिस्टलीय पदार्थ हमेशा एन आइसोट्रोपिक होते हैं। एन आइसोट्रोपिक, या अपन जिसको कहते हैं विषम देशिकता शो करते हैं, विषम देशिकता शो करते हैं। अलग अलग डायरेक्शन के अंदर इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मेल्टिंग पॉइंट, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट, सब सेपरेट प्राप्त होते हैं। तो ये विषम देशिकता शो करते हैं, एन आइसोट्रोपी शो करते हैं। ओके, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण क्या होता है? प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा, प्रेशर कुकर के अंदर खाना बहुत ही जल्दी पकता है, और इसका कारण इसके अंदर प्रेशर होता है बहुत हाई, और प्रेशर हाई होने के कारण वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। पर्वतों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, पर्वतों की बात हो रही है, और पर्वतों पे जल का क्वथनांक कम हो जाता है। कारण एक ही है, वहां पे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो नो डाउट कम हो जाता है, और एटमॉस्फेयर प्रेशर जब कम होगा तो वहां पर क्वथनांक कम हो जाता है, कम ताप पर पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है, तो वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। तापमान में कमी, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, ये सब यूं ही ऑप्शन हो जाएंगे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्वतों पर जल के क्वथनांक की बात में नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वास्तविक गैस का व्यवहार आदर्श गैस के बिल्कुल एकदम क्लोज होता है। वास्तविक गैस और वास्तविक गैस का जो व्यवहार है वो आइडियल गैस में आदर्श गैस समीकरण भी आप लोग याद रखोगे, और आदर्श गैस समीकरण को अपन डिनोट करते हैं PV = nRT से। PV आदर्श गैस समीकरण PV = nRT से इसको शो किया जाता है। लेकिन कोई भी रियल गैस आइडियल गैस के समीप होगी, कब होगी? तो एक ही कंडीशन है कि वहां पर दाब बहुत कम हो और टेम्परेचर बहुत हाई हो। तो अधिक ताप और कम दाब के ऊपर ये शर्त लागू होती है। कौन सा हो जाएगा? उच्च दाब गलत हो जाएगा, कम दाब उच्च ताप यस, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट है। फिर उसके बाद में उच्च दाब कम ताप ये दे रखें। किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने से विलयन का वाष्प दाब हमेशा घटता है, या जिसको कहा जाता है रिलेटिवली लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP कहते हैं, हमेशा कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके अंदर सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि एक शुद्ध विलायक है और उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाल दिया तो रिलेटिवली वेपर प्रेशर के अंदर लॉवरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। विलय और विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाह, विलय और विलायक के जो अणु हैं वो अपनी उच्च सांद्रता के विलयन की तरफ प्रवाह करते हैं, और इस प्रवाह की प्रोसेस को विसरण कहते हैं, या इस प्रोसेस को डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, है ना। परासरण या इसको कहते हैं ऑस्मोसिस, ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है। तनुकरण या डाइल्यूशन में भी नहीं होता है। संघनन या कंडेंसेशन इसमें भी ऐसा नहीं होता है। जब कोई सब्सटेंस अपने आप अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जब जाता है तो उसको विसरण के नाम से जानते हैं, या उसको डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 लीटर में 4 ग्राम घुला हुआ है, तो गिवन सब्सटेंस
अपॉन मोलर मास इनटू कितना मेकअप करना है और अपॉन करोगे 1000, तो ये तो 1000 कैंसिल हो जाएगा। 4/40 करोगे और 4/40 मीन 1/10 टाइम, या 1/10 टाइम को करोगे तो 0.1 n मोल। तो ये सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी के अंदर इसको आप देखोगे तो सांद्रता या कंसंट्रेशन है कितने मोल पर लीटर के अंदर। नेक्स्ट दे रखा है मोलर विलयन वह विलयन होता है जिसमें 1 मोल विलय घुला हुआ होता है। तो 1 मोल विलय 1 लीटर के अंदर होता है तो उसको नाम दिया जाता है, या 1 लीटर विलायक के अंदर होता है, 1 लीटर विलयन में होता है। तो मोलर विलयन एक होता है मोलर विलयन और एक होता है मोलर विलयन। तो यहाँ पर ये शब्द दिया हुआ है मोलर विलयन। तो मोलर विलयन वो होता है जिसमें 1 लीटर विलयन के अंदर उसकी मात्रा निजल हो, है ना। एक यौगिक जो डाई इथाइल ईथर का समावयवी होता है। डाई इथाइल ईथर उसको कहते हैं जहां पे दोनों तरफ इथाइल ग्रुप हो, C2H5 C2H5 ऐसा ग्रुप हो, दैट इज कॉल्ड डाई इथाइल ईथर। और फर्स्ट में दे रखा है मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। मिथाइल मीन CH3, नॉर्मल प्रोपाइल आप लिखोगे CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इसके अंदर बिल्कुल सेम है, तो ये इसका समावयवी है। ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल मीन CH3 CH2 CH2 CH2OH। इसको देखोगे अगेन इसमें कार्बन 4 है और हाइड्रोजन वही इसके अंदर हो रहे। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल मीन CH3C CH3 और 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल प्रोपेन 2 ऑल। इसमें भी देखो कार्बन 4 हाइड्रोजन वही हो रहे। सेकंड कह रहा है ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला इस प्रकार से चलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो चुकी है ना, 3 2 5, 5 और 3 8 ही रही है। बाकी सभी में देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 10 तक है, इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो चुके क्योंकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ चुका है और इसका ये समावयवी नहीं हो सकता, बाकी सारे के सारे इसके आइसोमर क्रिएट होते हैं। IUPAC नाम आपको कंसीडर करना है, लॉन्गेस्ट चेन आपको दिख रही होगी और इसके अंदर आप जब सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट करने के अंदर जहां से आप इसको नंबरिंग दोगे तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। 2 नंबर पे 2 टाइम मिथाइल ग्रुप है, 3 के ऊपर 1 टाइम मिथाइल ग्रुप है तो इसका नेम हो जाएगा 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। यस ये इसका IUPAC नेम है। 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3। यस ऑप्शन नंबर 4th विल बी राइट। ओके यस। अब बताइए इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है कि CH3 2 टाइम है, CH3 2 टाइम है इसलिए इसको CH3 CH3 कंडेंसर किया, यानी कि इसको यूं लिखा जाता है, लिखने के अंदर CH3 अगेन CH3 दोनों को मिला करके यहाँ पे लिखोगे C, इसके साथ में Br और जोड़ दिया, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे लिखा है CH2 और इस पे और जोड़ दिया Br। अब इसको पूछा है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। IUPAC नेम लिखोगे तो इसकी नंबरिंग डालोगे तो ये नंबरिंग आगे से लेगा क्योंकि पीछे से 2 नंबर पे फर्स्ट में, 1 नंबर पे 2, ये 3 और ये 4। अब ऐसा होने पे 1 3 डाई मिथाइल है ना, देखना इसका 1 3 डाई मिथाइल नहीं होगा, 1 3 डाई ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन इसका नेम हो जाएगा। नेम आप लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे 1 3 डाई ब्रोमो, 1 3 डाई ब्रोमो, उसके बाद में लिखोगे 3 मिथाइल और 3 मिथाइल के बाद में आप लिखोगे ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नेम सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन तो सभी में, ये तो इथेन है, इसको तो हटा दो पहले से। और ये कह रहा है 1 3 डाई ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। यस ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चनों को आप करने की कोशिश करो और अगर यहाँ तक आपने वीडियो अच्छे से नोट किया है तो मेरे को बताइए किसी भी फंक्शनल ग्रुप में अगर लास्ट में NH2 जुड़ा हुआ तो उसको फंक्शनल ग्रुप में या सब्स्टिट्यूएंट में किस नाम से जानोगे। और इसके साथ में ये भी बताओ कि अगर कहीं पे NO2 जुड़ा हुआ है तो उसको किस नाम से कंसीडर करोगे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन अणु के अंदर कितने सिग्मा और कितने उसके अंदर पाई बॉन्ड होते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना, एथिलीन में बताना। एथिलीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड है। ये सिग्मा अगेन सिग्मा
फिर सिग्मा, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा और एक पाई। यहाँ पे देखोगे सिग्मा 5, पाई बॉन्ड यहाँ पे 1, तो 5 और 1 सिग्मा 5 पाई 1, सिग्मा 5 पाई 2 पाई 3 4। यस, ऑप्शन नंबर थर्ड मस्त इसके अंदर सेट हो रहा है। इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत अच्छे से किया करो, बहुत परेशान करते हैं एग्जाम के अंदर। इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या किसका फॉर्मेशन होता है? ये मुझे लग रहा है एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन आप कह सकते हो। ये CH2H अगेन CH2OH और इसको गर्म करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करोगे और काफी सारी इसको हीट दोगे, कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में करोगे तो इसमें H और H2O, H और OH यानी कि H2 एलिमिनेट हो जाएगा और जब एलिमिनेट होगा तो इसके अंदर माइनस H2 होकर के पीछे बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 का यहाँ से फॉर्मेशन होगा, मीन एथिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एथिलीन का यहाँ से फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन कह रहा है नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन एक दूसरे के साथ कौन सी समावयवता दिखाते हैं? तो ये चेन आइसोमर होते हैं, सारे के सारे चेन आइसोमर होते हैं। नियोपेंटेन उसको अपन ऐसे दिखाते हैं जिसमें 5 कार्बन होगा, तो ये CH3 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 दैट इज नियोपेंटेन। फिर आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन कुछ इस टाइप से होगा CH CH2 CH3 दैट इज आइसोपेंटेन, ये आइसोपेंटेन है। नॉर्मल पेंटेन नॉर्मल चलता है CH3 CH2 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 CH3 दैट इज नॉर्मल पेंटेन, ये यहाँ पे नॉर्मल पेंटेन की स्ट्रक्चर है। तो ये सारे के सारे श्रृंखला समावेवी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। पोजीशन नहीं है, फंक्शनल नहीं है, यानी कि मध्यावर्ता मेटोमोर या इसको टोटोमेरिज्म कहते हैं, चला व्यवस्था या फिर मीजोमेरिज्म कहते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे ऑप्शन फर्स्ट पे सही हो जाएंगे। उत्प्रेरक क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, एल्यूमिनियम के ऑक्साइडों को उच्च ताप और दाब पर हेक्सेन से बेंजीन में जब चेंज किया जाता है तो इसको कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। होता कुछ यूं है CH3 CH2 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 CH3, ये नॉर्मल हेक्सेन है और इस नॉर्मल हेक्सेन को जब अपन इंटरचेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सब्सटेंस और यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगाया जाता है तो यहाँ से नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस में हाइड्रोजन जुड़ते हैं, इस प्रोसेस को हाइड्रोजनीकरण या विहाइड्रोजनीकरण। तो ये प्रोसेस जब चलता है तो हेक्सेन से बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसको विहाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनीकरण होगा। अब देखिए इसमें बता दीजिए विहाइड्रोजनीकरण, एरोमेटिकरण, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको एरोमेटाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। साइक्लाइजेशन भी हो रहा है, विहाइड्रोजनीकरण ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसके अंदर सही था। नेक्स्ट लीजिए बताइए क्वेश्चन कुछ बायोलॉजी के हैं। फियोफाइसी, रोडोफाइसी, है ना, शैवालों की प्रजातियों में दिया है। भूरा रंग क्यों होता है? इसका एक ही कारण होता है फ्यूकोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन के कारण इसका कलर हमेशा ब्राउन होता है, फ्यूकोजेंथीन। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आर फाइकोइरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल सी, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। पत्तियों के ऊपर तने और शाखाओं पे लगने की जो व्यवस्था होती है उसको फाइलोटैक्सी कहते हैं, फाइलोटैक्सी, या उसको कहते हैं सिरा विन्यास या पर्ण विन्यास। तो पर्ण विन्यास इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। लीजिए एक पृष्ठाधारी द्विबीजपत्री पत्ती होती है तो उसमें फ्लोएम और खंभ उत्तक हमेशा आप देखोगे तो नीचे की जो सतह होती है उस पर सबसे ज्यादा मिलते हैं। द्विबीजपत्री में नीचे की सतह पर, जिसको अपन उपाक्ष सतह कहते हैं, तो वहां पर ज्यादा मात्रा में मिलते हैं इसके अंदर ना। लीजिए विलय अणुओं के लिए पूर्णतः अपारगम्य परंतु विलायक के अणुओं के लिए पारगम्य झिल्ली, और इसको नाम दिया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। पारगम्य अपारगम्य इनमें से कोई नहीं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइरुविक अम्ल एसिटाइल को एंजाइम ए, एंजाइम के बनने की जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण होता है और वी कार्बोक्सिलीकरण होता है, डी कार्बोक्सिलाइसिस होता है। तो यहाँ पे रिडक्शन दे रखा है तो रिडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। डिहाइड्रेशन मीन निर्जलीकरण दे रखा है या फिर फॉस्फेटाइजेशन पूछ रखा है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। इसमें ऑक्सीकरणीय विकार्बोक्सीकरण होता है। ओके, किस प्रकार के पौधों में
प्रकाश की अवधि संकट क्रांतिक अवधि से कम होनी चाहिए, और ये पौधे होते हैं लॉन्ग डे प्लांट। इस लॉन्ग डे प्लांट के अंदर दीर्घ प्रतीतिकालीन पौधों के अंदर ऐसा सिस्टम पाया जाता है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम निम्न में से किस माध्यम में सर्वाधिक सक्रिय करते हैं? लाइसोजाइम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, और जल अपघटनी एंजाइम होती है, सारी के सारी एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं, अम्लीय माध्यम में वर्क करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन का जो मुख्य अंतर होता है वो मुख्य अंतर होता है गुणसूत्रों का आदान प्रदान, काइज मेटा की अवस्था का निर्माण, और इसके अंदर निर्मित होती है जिसको अपन क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, इसके कारण समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में मेन अंतर होता है, तो काइज मेटा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लीजिए समभोजिता दे रखी है, समभोजिता या सहभोजिता जिसको अपन कहते हैं, और इस सहभोजिता नहीं है समभोजिता। समभोजिता में जो एक होता है उसको लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है, ऐसा इसके अंदर चलता है, या दोनों को लाभ होता है दोनों को हानि होती है। तो सिम्बायोसिस नहीं है, ये सहभोजिता, और सहभोजिता के अंदर कमजोर लाभ ले लेता है और अपेक्षाकृत शक्तिशाली हानिकारक रह जाता है ना। ये ऑप्शन हो जाएगा, या दोनों को सहभोजिता में हानि होती है या दोनों सहभागी लाभान्वित होते हैं, तो ये सहजीविता नहीं है सहभोगिता है, और दोनों सहभागी लाभान्वित तो होते हैं। सहभोगिता देखना, जब गाय चलती है तो पास में बगुला चलता है, तो बगुला चलता है तो वहां पे दोनों लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, 3 तो नहीं ना होगा, कमजोर लाभान्वित कैसे हो जाएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में शेर, शेर देखोगे हमेशा टर्शरी या सर्वोच्च उपभोक्ताओं के अंदर इसको शामिल किया जाता है, सर्वोच्च उपभोक्ता होता है शेर, हमेशा तृतीयक उपभोक्ता होता है। खाद्य श्रृंखला की बात हो रही है। रेड डाटा बुक में कौन से आंकड़े रखे जाते हैं? अरे रेड डाटा के अंदर एंजेंडर्ड जो होती है, एंजेंडर्ड जो प्रजाति होती है, जो विलुप्त प्रजाति होती है, तो विलुप्त प्रजातियों का आंकड़ा रेड डाटा बुक के अंदर रखा जाता है, विलुप्त प्राय, और ये IUCN के द्वारा स्टार्ट किया गया कार्यक्रम है, IUCN द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके साथ में आज की क्लास को करते हैं यहीं फिनिश, और आपने क्लास को बहुत एंजॉय किया होगा यहाँ तक, और अगर यहाँ तक आपने क्लास को कंप्लीट देखा है तो एक बार मेरे को क्लास के लिखने के बाद में आप लोग थैंक्स जरूर मेरे को आप पे करो, थैंक्स आप लास्ट में कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दो, ताकि मुझे पता पड़े कि रियल में आप क्लास में यहाँ तक पहुंचे भी हो। और आज की क्लास को यहीं अपन विदाई देते हैं, नेक्स्ट में क्लासें लेकर के आपके सामने प्रेजेंट होता रहूंगा, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप लोग मेरी हेल्प करें, इनको शेयर भी करें, और शेयर करने के साथ में चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो क्लासों को लाइक भी करें, है ना, और चैनल के ऊपर आप लोग सहभागिता जरूर निभाएं। सो थैंक यू, विश यू ऑल दी बेस्ट। ओके।